जय हिंद प्यारे मित्रों, यूपीएससी प्रीलिम्स फैक्ट में आपका स्वागत है। आज 4 टॉपिक को कवर करूंगा। पहला अर्थशॉर्ट पुरस्कार, दूसरा है एलियम नेगियन प्रजाति है जो प्याज की नई प्रजाति, इसके बारे में जानेंगे। दूसरा है आधार हैकाथॉन। फिर अगला होगा भारत का भू स्थानिक मानचित्रण। आइए टॉपिक पर चलते हैं। पहला है अर्थशॉर्ट प्राइज 2021। यह दिल्ली के उद्यमी विद्युत मोहन को इसके लिए चुना गया है। उन्होंने यह पुरस्कार अपनी नवीन तकनीक के लिए जीता है। इस तकनीक क्या है? जो ईंधन बनाने हेतु कृषि अपशिष्ट का पुनर्चक्रण करती है, कृषि अपशिष्ट का उपयोग करती है, जिससे कृषि अपशिष्ट किसान जलाएंगे नहीं और उस अपशिष्ट का ये उपयोग करेंगे तो पर्यावरण में प्रदूषण नहीं होगा। जलाने से जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होता है वो नहीं होगा। अब ये पुरस्कार दे कौन रहा है? आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा। तो यह पुरस्कार प्रिंस विलियम और रॉयल फाउंडेशन द्वारा स्थापित पुरस्कार है। यह रॉयल फाउंडेशन ड्यूक एंड डचेस ऑफ कैम्ब्रिज और इतिहासकार डेविड एटनबरो द्वारा स्थापित चैरिटी है। सर डेविड एटनबरो को 2019 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। यहाँ ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण इस बात का इसकी शुरुआत किसने कौन दे रहा है? तो रॉयल फाउंडेशन और विलियम प्रिंस विलियम। और यह अर्थशॉर्ट पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी ये नोट कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अर्थशॉर्ट पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2020 में हुई थी। तो आप ये बात जरूर नोट कीजिएगा कि इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2020 में स्थापना है। अर्थशॉर्ट पुरस्कार की स्थापना 2020 में हुई थी और 2021 में पहली बार फाइनलिस्ट को उनके योगदान के लिए पुरस्कार दिया जा रहा है। शुरुआत 2020 में हुई थी, 2021 में पुरस्कार दिया जा रहा है। और यह पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? जैसे मैंने आपको बताया क्या, यह पुरस्कार जलवायु संकट या जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करने हेतु समाधान जो सोल्यूशन विकसित करने के लिए वर्ष 2021 से और 2030 तक 5 फाइनलिस्टों को दिया जाएगा। 5 फाइनलिस्टों को दिया जाएगा 2021 से 2030 तक। 2021 से 2030 तक दिया जाएगा। किस लिए देगा? जलवायु संकट है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित निपटने के लिए आपको समाधान दें तो आपको ये पुरस्कार मिलेगा। इस पुरस्कार के तौर पर 1 मिलियन क्या मिलता है? तो 1 मिलियन यूरो पुरस्कार मिलता है। पैसा कितना मिलता है? तो 1 मिलियन यूरो। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है पर फिर भी नोट कर लीजिए आप। 1 मिलियन यूरो राशि प्रदान किया जाएगी। विजेताओं का चयन अर्थशॉर्ट पुरस्कार परिषद, जैसे मैंने आपको बताया, तो उस परिषद में 4 लोग होते हैं। मैंने आपको बताया था प्रिंस विलियम, रॉयल फाउंडेशन, ये सभी मिलकर इसको संचालित करते हैं। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष यानी हर साल दिया जाएगा और 5 SDG लक्ष्य में से 5 विजेता को चुना जाएगा। जैसे 5 लक्ष्य होंगे और 5 उन लक्ष्यों में से 5 विजेता को चुना जाएगा। 5 लक्ष्य, जैसे कोई 5 लक्ष्य दे दिए तो उन 5 लक्ष्यों के लिए 5 विजेताओं का चयन किया जाएगा और प्रतिवर्ष चयन किया जाएगा। तो ये 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं? पहला है प्रकृति की बहाली, दूसरा है स्वच्छ जलवायु, तीसरा है महासागर का पुनरुद्धार, चौथा है अपशिष्ट मुक्त जीवन और 5वां है जलवायु कार्रवाई। अब आपके मन में ये जिज्ञासा उठ रही हो कि हमें ये पुरस्कार मिल सकता है? तो इसके लिए पात्रता है कि सभी को मिल सकता है। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को मिल सकता है, उन टीमों को या सहयोगियों को, जैसे वैज्ञानिक, कार्यकर्ता, अर्थशास्त्री, सामुदायिक परियोजनाओं और नेता हो, चाहे सरकारें हों, बैंक, व्यवसाय हो, शहर को और किसी शहर को भी मिल सकता है और देश को, किसी देश को भी मिल सकता है, यानी किसी को भी मिल सकता है। ये चाहे देश हो, शहर हो, व्यवसाय हो, बैंक हो, सरकार हो, नेता हो, परियोजना हो। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जैसे मैंने आपको बताया कि पृथ्वी की पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान के लिए प्रोत्साहित करना। देखिए आपको पुरस्कार मिलेगा तो आप प्रोत्साहित होंगे और भी कार्य करने के लिए, तो प्रोत्साहित करना और उसका समर्थन करना। पर्यावरण में परिवर्तन के लिए जलवायु परिवर्तन हेतु प्रोत्साहित करना है। जलवायु परिवर्तन में जो योगदान के लिए प्रोत्साहित करना। अगले 10 वर्षों में, मैंने कहा था 21 से 30 तक, तो अगले 10 वर्षों में पृथ्वी के पुनरुद्धार में मदद करना। पुनरुद्धार में दोबारा से रीस्टोरेंस में मदद करना। परिवर्तन लाने हेतु मानवीय क्षमताओं को उजागर करना, मानव कैपेसिटी को उजागर करना और सामूहिक कार्रवाई यानी कलेक्टिव कार्रवाई के प्रेरित कर पर्यावरणीय मुद्दों को निराशावाद की स्थिति से आशावाद, यानी जो हम लोग निराशा फैल चुकी है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान नहीं रोक पाए, तो इसे आशावाद बदलना। आइए इनके बारे अब आइए नजर मार लेते हैं भारतीय विजेता के बारे में। तो भारतीय विजेता के द्वारा केस क्लीन ओवर एयर कृषि अपशिष्ट को यानी पराली को उर्वरक में बदलने हेतु बनाई गई एक पोर्टेबल मशीन है, ताकि किसान अपने अपशिष्ट को खेतों में ना जलाएं। जब खेतों में नहीं जलाएंगे तो वायु प्रदूषण को लगाम मिलेगी, वायु प्रदूषण को रोका जा सकेगा।
यह तकनीक फसल अवशेषों को, जो फसल अवशेषों जो पराली टाइप के होते हैं, उन्हें ईंधन और उर्वरक जैसी बिक्री योग्य जैविक उत्पादों में बदलने की मदद करेगी। अब जब उनका बिक्री करें, जब उसका जो पराली होगी उसे बिकेगी, उन्हें पैसा मिलेगा, तो वे जलाएंगे नहीं, उसे काट के बेचेंगे तो उन्हें पैसा मिलेगा। उससे क्या फायदा होगा, उनकी अर्निंग भी होगी और इन्वायरमेंट भी पोल्यूशन नहीं होगा। यह तकनीक धुएं और कार्बन उत्सर्जन को 90% तक कम कर सकती है। 98%, 90% तक कम कर सकती है। कृषि अपशिष्ट को जलाने से वायु प्रदूषण होता है, आपको पता होगा, जिससे कृषि क्षेत्रों में, कृषि व जो संबंधित क्षेत्रों में जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी प्रत्याशा 1 दशक तक कम हो गई है। एलियम नेगियनम ए न्यू स्पीशीज ऑफ ओनियन, यानी नई प्रजाति है किसकी, प्याज की। तो ये नोट कीजिए, कहाँ खोजी गई है, उत्तराखंड में। तो भाई ऐसे इसमें सिर्फ इतना महत्वपूर्ण है कि ऐसे पूछ सकता है यूपीएससी कि हाल फिलहाल चर्चा में रहा शब्द एलियम नेगियनम क्या है। एक नई प्रजाति है, एक नया सवाल है, एक प्याज की नई प्रजाति, इस प्रकार पूछ सकते। अगला टॉपिक है आधार हैकाथॉन 2021। आधार हैकाथॉन 2021। तो सबसे पहले ये पूछ सकता है कि आधार हैकाथॉन किसने शुरू किया है। तो आधार हैकाथॉन किया है UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा इसका शुरू किया गया। UIDAI का फुल फॉर्म होता है U फॉर यूनिक, ID फॉर आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान, और A फॉर अथॉरिटी और I फॉर इंडिया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आधार टीम द्वारा इसका पहला कार्यक्रम है, यानी आधार टीम द्वारा आयोजित यह पहला कार्यक्रम है आधार हैकाथॉन 2021। आधार हैकाथॉन 2021 यह ऐसा कार्यक्रम है जिसे आमतौर पर एक तकनीकी कंपनी या संगठन द्वारा आयोजित किया जाता है, जहां प्रोग्रामर यानी प्रोग्राम करने वाला परियोजना में सहयोग करने हेतु, यानी आधार कहता है कि आप हमारे परियोजना में सहयोग करने हेतु अल्पकालिक अवधि के लिए एक साथ मिलकर कार्य करने के लिए कहता है। इसका लक्ष्य सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, किसका लक्ष्य, आधार हैकाथॉन का लक्ष्य सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में युवा नवप्रवर्तकों यानी युवा इनोवेटर्स की पहचान करना, नवीन टेक्नोलॉजी समाधानों के माध्यम से हैकाथॉन चुनौतियों, जो चुनौतियां हैं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उनका समाधान करने हेतु UIDAI सभी इंजीनियरिंग कॉलेज की युवाओं तक पहुंच स्थापित कर रहा है, ताकि किसी के अंदर टैलेंट हो, नया इनोवेशन हो, नया नवाचार हो, तो वो बताए जिसके तहत मैं इसे लागू कर सकूं। इसके अलावा UIDAI नए लॉन्चों के लिए प्रमाणीकरण उपकरण फेस यानी ऑथेंटिफिकेशन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस API मशीन, आप जानते हो टेक्नोलॉजी के रूप में नवीन उपयोगों की अन्वेषण कर रहा है, यानी खोज कर रहा है। API टेक्नोलॉजी की खोज कर रहा है। UI यानी आधार जिससे आप बनते हैं, जिसने आधार का आविष्कार किया है, यह आधार का संचालन कर रहा है। क्या नाम है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नए लॉन्च के लिए एक नए प्रमाणीकरण उपकरण फेस, एक नया उपकरण बनाया है। इसका नाम क्या है, ऑथेंटिफिकेशन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इस प्रकार कर रहा है UIDAI। इसका उद्देश्य निवासियों की ज़रूरतों को पूरा करने हेतु मौजूदा और नई API क्या है, मैंने आपको फिर बताया था, ये लिखा हुआ है ऑथेंटिकेशन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस API को लोकप्रिय बनाना है। अन्य कौन कौन से भारत में हैकाथॉन चला जा रहे हैं। हैकाथॉन मतलब समझिए कि एक मेला समझिए आप, जिसमें सभी लोग आकर भाग लेंगे। तो अन्य कौन कौन से हैकाथॉन चला जा रहे हैं, वर्चुअल एग्री हैकाथॉन, ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन, और इसके बाद अगला है CCTNS हैकाथॉन एवं साइबर चैलेंज, फिर है भारत ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी हैकाथॉन, फिर है 5G हैकाथॉन। यानी हैकाथॉन मतलब समझो कि एक प्रकार से मेला समझिए, जिसमें सभी को आमंत्रण है। जैसे जो अच्छा आता हो अपने आकर अपना सुझाव दीजिए, सुझाव पसंद आएगा तो आपका नाम होगा, आपको पैसा मिलेगा, सरकार आपकी टेक्नोलॉजी को यूज करेगी, आपके सुझाव को अमल में लाएगी। अब आइए एक नज़र मार लेते हैं UIDAI में भारत विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यह सांविधिक निकाय है। सांविधिक निकाय क्यों है, क्योंकि संसद द्वारा जो अधिनियम से बनाया जाता है उसे कहते हैं सांविधिक अध्याय।
तो इसे क्या कहते हैं, इसे 2016 को भारत सरकार द्वारा आधार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक एवं मंत्रालय, याद करना, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में स्थापित एक वैधानिक या सांविधिक निकाय है। क्योंकि मैंने कहा था कि संसद द्वारा 2016 में एक अधिनियम पास करके छपा गया था, तो संसद द्वारा जो अधिनियम करके पास करके लाया था उसे कहते हैं सांविधिक या वैधानिक, क्योंकि उसे संसद ने मान्यता प्रदान कर दी है। और इम्पोर्टेंट क्या है, ये कब लाया गया, 2016 में, और नोटबंदी कब हुई थी, 2016 में, तो 2016 में लाया गया था ये, जब मोदी जी ने कहा था मित्रों आज से 500,000 रुपये के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। UIDAI की स्थापना भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009 में योजना आयोग के, उस समय योजना आयोग था, योजना आयोग का नाम कब बदला गया, 2015 में नीति आयोग किया गया। तो योजना आयोग के तत्वावधान में एक संलग्न कार्यालय के रूप में की गई थी। तो उस समय ये स्थापना एक कार्यालय के रूप में की थी और पूर्ण मान्यता कब मिली थी कार्यालय से, इसे एक अधिनियम के तौर पर मान्यता कब मिली, 2016 में। तो UIDAI की स्थापना भारत सरकार द्वारा 2009 में ही, इसकी स्थापना तो 2009 में ही हो गई थी। UIDAI की स्थापना तो एक कार्यालय के रूप में हुई थी, कार्यालय के रूप में की गई थी तब, लेकिन 2016 में इसे एक नया अधिकार, नया सशक्त बना दिया गया, एक अधिनियम बनाकर इसे एक मंत्रालय के तहत में कार्य कर दिया गया, विभाग बना दिया गया। UIDAI की स्थापना भारत के सभी निवासियों को आधार नाम से, यह इम्पोर्टेंट लिखी है, 12 अंकों का एक विशिष्ट पहचान संख्या मिलती है। तो कहीं UPSC पूछ देगा 10 अंकों की या 14 अंकों कर देगा तो गलत हो जाएगा, 14 नहीं 12 अंक है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है। अगला है भारत का भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्रण। हाल ही में नीति आयोग ने भारत सरकार का एक व्यापक GIS जियोग्राफिकल इंडिकेशन या इंफॉर्मेशन सिस्टम, भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र लॉन्च किया। तो किसने लॉन्च किया है, तो GIS यानी भौगोलिक सूचना प्रणाली नीति आयोग ने लॉन्च किया है। नीति आयोग ने, यहाँ इसरो कर देगा, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय कर देगा तो गलत हो जाएगा, नहीं, इसरो ने लॉन्च किया है ये। इससे पहले 2021 में एसोसिएशन ऑफ जियो नीति आयोग द्वारा इसरो और ऊर्जा मंत्रालय, तो नीति आयोग ने इसे स्वयं नहीं, ऊर्जा मंत्रालय और इसरो के सहयोग से इसे जारी किया है। नीति आयोग ने इसरो का सहयोग लिया है और ऊर्जा मंत्रालय के सहयोग से इसे विकसित किया है। यह देश के सभी ऊर्जा संसाधनों का समग्र मानचित्रण प्रस्तुत करेगा। यह 27 विषयगत परतों के माध्यम से पारंपरिक बिजली संयंत्रों, तेल गैस के कुएं, पेट्रोलियम रिफाइनरियों, कोयला क्षेत्रों तथा कोयला ब्लॉकों, अच्छे ऊर्जा बिजली संयंत्रों एवं अच्छे ऊर्जा संसाधन क्षमताओं पर जिलेवार डाटा विशिष्ट प्रतिष्ठानों की दृश्य क्षमता को उनकी बढ़ाएगा। अब आइए देखते हैं GIS है क्या। GIS पृथ्वी की सतह की स्थिति से संबंधित डेटा को कैप्चर करने, स्टोर करने और जांचने, प्रदर्शित करने के लिए एक कंप्यूटर सिस्टम है कि कहाँ मिनरल ज़्यादा है, कहाँ पर पानी कहाँ ज़्यादा है, कहाँ पर सूखा पड़ सकता है, कहाँ पर क्या है, कहाँ पर कैसी मिट्टी है, किस प्रकार के नाइट्रोजन, फास्फोरस, इनकी मात्रा क्या है, इस प्रकार की सारा डाटा इकट्ठा करेगा। यह एक ही मानचित्र पर कई अलग अलग प्रकार के डेटा जैसे सड़क हुआ, भवन हुआ और वनस्पति को प्रदर्शित कर सकता है। यह लोगों को विभिन्न डेटा पैटर्न और इनके संबंधों को अधिक आसानी से देखने, विश्लेषण करने के लिए सक्षम बनाता है। इन लोगों को डाटा पैटर्न, इनके संबंधों की अधिक जानकारी, जो संबंधों की अधिक आसानी से देखने को मिल सकता है जानकारी। अब आप कहेंगे इससे क्या बेनिफिट मिलेगा। इससे बेनिफिट मिलेगा कि इससे ऊर्जा क्षेत्रों की पहचान होगी, कृषि क्षेत्रों की पहचान होगी और कहाँ पर जो आपदा के समय जो बचाव कार्यों में इसे मदद मिलेगी। तो क्या होगा, ऊर्जा क्षेत्रों की पहचान करने में सक्षम होगा। यह किसी देश में ऊर्जा उत्पादन और वितरण का एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए ऊर्जा के सभी प्राथमिक व माध्यमिक स्रोतों एवं उनके परिवहन संचरण नेटवर्क की अलग पहचान करने के लिए उन्हें पता लगाएगा कि कहाँ ऊर्जा स्रोत ज़्यादा है। फिर लगेगा डेटा का एकीकरण होगा। तो डेटा का एकीकरण, इसका उद्देश्य कई संगठनों के ऊर्जा डेटा को एकत्रित कर उनके डेटा को समेकित दृष्टिकोण और आकर्षक चित्रमय तरीके से प्रस्तुत करना है। वेब GIS टेक्नोलॉजी में प्रगति, इससे क्या होगा कि यह
वेब जीआईएस टेक्नोलॉजी और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में नवीनतम प्रगति का लाभ उठाता है ताकि इसे इंटरैक्टिव और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाया जाए। किसे? जीआईएस तकनीक को इंटरैक्टिव यानी आकर्षण और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाया जा सके, इसके लिए नवीनतम टेक्नोलॉजी का उपयोग करता जा रहा है। निवेश हेतु तो फैसले लेने में मददगार होगा। निवेश क्या होगा कि यह योजना बनाने और निवेश संबंधी निर्णय में जब आपको डाटा बन जाएगा आपके कि कहाँ पर किस प्रकार की भूमि है, कहाँ पर बंजर भूमि, तो वहाँ पर हम इंडस्ट्री डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से यह डाटा में जाएगा तो इन निवेश में आएगा। यह उपलब्ध ऊर्जा परिसंपत्तियों का उपयोग करके आपदा प्रबंधन में सहायता मिला, जैसे मैंने आपको पहले बताया। फिर अगला क्या होगा? भूस्थानिक मानचित्रण के बारे में जानते हैं। यह एक प्रकार की स्थानिक विश्लेषण तकनीक, यह एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, वो किसी स्थान विशेष से संबंधित, जो आमतौर पर भौगोलिक सूचना प्रणालियों के उपयोग सहित मानचित्रों को प्रस्तुत करने, स्थानिक डेटा को संसाधित करने, स्थलीय भौगोलिक और डेटाबेस के संरक्षण एवं उनके विश्लेषण तरीकों को लागू करने में जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की भूमिका को नियोजित करेगा, बढ़ाएगा, प्रदर्शित करेगा। यह पारंपरिक मानचित्रण से भिन्न है, क्योंकि पारंपरिक मानचित्रणों में आपको हाथ मैनुअल कार्य करना पड़ता है। इस वक्त टेक्नोलॉजी से सटीक कार्य होगा, क्योंकि भूस्थानिक मानचित्रण हमें कंप्यूटर का डेटा प्रदान करता है। इसका उपयोग आवश्यकताओं के अनुरूप डिजाइन करने के लिए सुलभ मानचित्र बनाने हेतु किया जा सकता है।